क्या एक बिल्डर को इस बात से फर्क पड़ता भी है कि उसका नाम डिफॉल्टर बिल्डर के तौर पे सार्वजनिक कर दिया जाए? बात अगर नोएडा के बिल्डर्स की हो तो वो तो शायद ये मानते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। दरअसल ये सवाल आज मैं क्यों उठा रहा हूं? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि नोएडा अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया है कि वो डिफॉल्टर बिल्डर्स के नाम सार्वजनिक कर देंगे। इसके पहले उन्होंने एक बार पहले भी 115 बिल्डर्स के नाम सार्वजनिक किए थे डिफॉल्टर बिल्डर के तौर पे। क्या फर्क पड़ गया था उससे? क्या उससे इन बिल्डरों के चाल चेहरा चरित्र में कोई फर्क आया था? क्या ये बिल्डर अपनी बदनामी से बचने के लिए अथॉरिटी के पास चले गए थे कि हम आपका पेमेंट दे देते हैं, आप हमें अपनी डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर कर दें? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी, आपका अपना चैनल जो मुद्दे उठाता है आपके। और मैं बात करता हूं वो जो जमीनी हकीकत की होती है। सबसे पहले जब मैंने ये खबर को पढ़ा कि नोएडा अथॉरिटी डिफॉल्टर बिल्डर्स की लिस्ट सार्वजनिक करने जा रही है, तो मेरा पहला सवाल था कि डिफॉल्टर बिल्डर की परिभाषा क्या है नोएडा अथॉरिटी के परिप्रेक्ष्य में। क्या नोएडा अथॉरिटी उन बिल्डर को डिफॉल्टर बताएगी जिन्होंने होम बायर्स के साथ चीटिंग कर रखी है? क्या नोएडा अथॉरिटी उन बिल्डर्स को डिफॉल्टर मानती है जिन्होंने अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने होम बायर्स के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं? क्या नोएडा अथॉरिटी उन बिल्डर्स को डिफॉल्टर मानती है जिन्होंने आधे अधूरे एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर किया है? नहीं। नोएडा अथॉरिटी की नजर में एक डिफॉल्टर बिल्डर वो है जिसने अथॉरिटी का पैसा जमा नहीं किया है। मायावती सरकार के टाइम में नोएडा में जो डेफर्ड पेमेंट पॉलिसी आई थी, जिसके तहत एक बिल्डर लैंड अथॉरिटी से लेता था 10% लैंड वैल्यू का पेमेंट करके, और नेक्स्ट पेमेंट अगले 10 साल में या जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जो भी पहले हो। और उसके बाद कई प्रोजेक्ट तो पूरे भी नहीं हुए, कई पूरे हुए, लोगों को रहने को घर भी मिल गए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि अथॉरिटी का पैसा बिल्डर्स ने जमा नहीं किया था। नोएडा अथॉरिटी की नजर में ये सारे बिल्डर डिफॉल्टर हैं। लेकिन एक घर खरीदार जो नोएडा में भुक्तभोगी है, जिसने भी नोएडा के किसी बिल्डर से डील किया है, वो जानता है ये नोएडा के बिल्डर अपनी जुबान पे शहद रखकर आपसे बात करते हैं सिर्फ तब तक जब तक आपने इनिशियल 10% का बुकिंग अमाउंट पे नहीं किया है। 10% का बुकिंग अमाउंट देने के बाद जब आपके पास बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आती है, जो पूरी तरह से अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हरासमेंट वहीं से शुरू हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्या ऐसे बिल्डर डिफॉल्टर नहीं कहलाए जाने चाहिए? क्या वो बिल्डर जो टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं या जो आधे अधूरे एमिनिटीज के साथ बायर को घर रहने को दे रहे हैं, वो डिफॉल्टर बिल्डर नहीं है? क्या वो बिल्डर डिफॉल्टर नहीं है जिन्होंने अपने होम बायर के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए? लेकिन नहीं, नोएडा अथॉरिटी सिर्फ उनको डिफॉल्टर मानती रही है जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी का पैसा नहीं दिया। सरकार की तरफ से कई प्रयास हुए कि इनसे पैसा कैसे लिया जाए। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कई रिकमेंडेशंस थे जिसको मानने से ज्यादातर बिल्डर ने मना कर दिया। जिन बिल्डर ने इन प्रिंसिपल माना भी, उनमें से भी ज्यादातर ने नोएडा अथॉरिटी का पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो नोएडा अथॉरिटी की नजर में डिफॉल्टर बिल्डर ये हैं। लेकिन मेरी नजर में, इंसाफ की नजर में, नोएडा का हर वो बिल्डर डिफॉल्टर है जिसने अपने होम बायर के साथ किए वादे पूरे नहीं किए हैं। अगर नोएडा अथॉरिटी नोएडा में रियल एस्टेट मार्केट को क्लीन करना चाहती है,
तो सबसे पहले उसे डिफॉल्टर बिल्डर की परिभाषा तय करनी होगी। आपका पेमेंट पूरा नहीं हुआ तो वो डिफॉल्टर है, लेकिन होम बायर के साथ किए वादे नहीं पूरे हुए तो वो डिफॉल्टर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी में एक आम घर खरीदार जाता है अपनी शिकायत लेकर, और वहां के अधिकारी या तो मिलने से ही मना कर देते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते भी हैं। तो घर खरीदार को यह कहा जाता है आप अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन बना लो और एओए बनाकर आप फाइट करो बिल्डर से कोर्ट में, हम इस मामले में नहीं पड़ सकते हैं। मतलब कि नोएडा अथॉरिटी साफ तौर पे यह कहती है कि उनका काम सिर्फ लैंड ऑक्शन करना है और लैंड ऑक्शन के पैसे बिल्डर से लेने हैं। अगर बिल्डर दे दे तो बिल्डर क्लीन है, नहीं दे तो डिफॉल्टर है। घर खरीदारों के साथ किए वादे से नोएडा अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। आधे अधूरे प्रोजेक्ट डिलीवर किए जाने से नोएडा अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां होम बायर्स रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, वो डिफॉल्टर हैं क्योंकि अथॉरिटी का पैसा नहीं दिया है। लेकिन जहां अथॉरिटी का पैसा देकर बिल्डर आधे अधूरे प्रोजेक्ट के साथ लोगों की रजिस्ट्री करा रहा है, क्या वो डिफॉल्टर नहीं है? नोएडा अथॉरिटी में आज जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि वो डिफॉल्टर बिल्डर के नाम सार्वजनिक करेंगे, लिस्ट पब्लिक करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा इन बिल्डर्स को? सच तो यह है इनमें से ज्यादातर बिल्डर हंस पड़ते हैं ऐसी खबर पढ़कर। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जानते हैं कि यह सिस्टम इतना लचीला है कि वो सालों साल कानून की पेचीदगियों से खेलते रहेंगे। अगर आपको नोएडा के रियल एस्टेट में चेंज लाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो सबसे पहले आपको तय करना होगा डिफॉल्टर बिल्डर की परिभाषा। आपका पैसा नहीं मिला तो डिफॉल्टर, बायर के साथ चीटिंग हुई तो डिफॉल्टर नहीं। बायर लड़ता रहे कोर्ट में सालों साल, इंसाफ के लिए धक्के खाता रहे, रेरा, रिएट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह। कितने बायर लड़ सकते हैं लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई? जरूरत इस बात की है कि अगर आपको नोएडा का रियल एस्टेट क्लीन बनाना है, वाकई आप सीरियस हैं उस ट्रांसपेरेंसी के लिए जिसकी आप बात करते हैं, तो आपको एक पब्लिक ग्रीवांस सेल बनाने की जरूरत है नोएडा अथॉरिटी के अंदर, जहां की एक आम घर खरीदार अपनी शिकायत लेकर अथॉरिटी के अधिकारियों से मिल सके, बता सके कि देखिए उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या वादे किए गए थे और कैसे उसके साथ वो पूरे नहीं हुए। नोएडा अथॉरिटी तलब करे बिल्डर्स को, पूछे कि वो वादे क्यों नहीं पूरे होते हैं। जब तक एक आम कंज्यूमर सेंट्रिक नोएडा अथॉरिटी नहीं बनेगा, तब तक किसी ट्रांसपेरेंसी की बात का कोई मतलब नहीं है, डिफॉल्टर बिल्डर की बात का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, नाम सार्वजनिक कर देने से क्या होगा? कुछ साल पहले भी आपने नाम सार्वजनिक किया था 115 बिल्डर का डिफॉल्टर के तौर पे, और उसके बाद जैसा कि सरकारी महकमे में होता है, उस लिस्ट को फिर अपडेट भी नहीं किया गया। क्या उससे बिल्डर का वर्किंग कल्चर बदल गया? क्या उससे बिल्डर का कैरेक्टर बदल गया? अरे सच तो यह है कि यहां नोएडा के बिल्डर अथॉरिटी पे भी हंसते हैं, वो इस देश के कानून व्यवस्था पे हंसते हैं, पूरे लीगल सिस्टम पे हंसते हैं। आप अगर बात पैसे की भी करें तो सिर्फ नाम सार्वजनिक करने से क्या होगा? ज्यादातर इनमें से वो बिल्डर हैं जिनको आप डिफॉल्टर मानते हैं, जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी का पैसा नहीं दिया है। उनमें से ज्यादातर बिल्डर वो हैं जिनके पर्सनल वेल्थ में कोई कमी नहीं है। वो एक रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनीज हैं क्योंकि उन्होंने पैसा साइफन ऑफ कर रखा है। एक ऐसा ही बिल्डर एक बार मुझसे कहता है, जब मैंने पूछा आपके इतने बायर परेशान हैं, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने कहा कि इनमें से किसकी हिम्मत है जो मुझसे लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ ले? बहुतों ने तो मुझे कैश दे रखा है, वो तो लड़ भी नहीं सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि डिफॉल्टर बिल्डर को आप डिफाइन करें, बायर के एंगल से भी डिफाइन करें, ना कि सिर्फ इस एंगल से कि नोएडा अथॉरिटी का पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात, आप उनके पर्सनल वेल्थ को सीज करें क्योंकि वो रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनीज हैं। उनकी कंपनी तो बैंकरप्ट है और उनका नाम आप पब्लिकली अनाउंस भी कर दें कि ये डिफॉल्टर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वो नोएडा में ना सही कहीं और जाकर किसी और शहर में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जहां की नोएडा में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट कैश निगेटिव है, और वही बिल्डर जाकर गुड़गांव और दूसरे जगह पे मानेसर में प्रोजेक्ट कर रहा है। जरूरत इस बात की है, दो ही लेवल पर यह मार्केट क्लीन हो सकता है। सबसे पहली बात, डिफॉल्टर बिल्डर की परिभाषा तय करें और इसको बायर सेंट्रिक करें। दूसरा, आप उनके पर्सनल वेल्थ को सीज करें जब कभी भी वो ऐसे डिफॉल्ट करते हैं। सिर्फ कंपनी पे ध्यान देने से नहीं होगा, देखना होगा कि पैसा कहां साइफन ऑफ हुआ है। हर ऐसे बिल्डर की फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है। क्या इतना कुछ हो भी सकेगा, या हर थोड़े दिन के बाद ऐसी खबरें आती रहेंगी कि हम डिफॉल्टर बिल्डर का नाम पब्लिक कर रहे हैं, हम नेम और शेम कर रहे हैं। नेम और शेम से बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जरूरत इस बात की है कि आप ऐसे सिंबॉलिज्म में ना पड़ें, कोई ऐसा एक्शन लें, ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें कि नोएडा अथॉरिटी पे आम जनता का विश्वास बने। मैं जानता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं उससे नोएडा अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आम कंज्यूमर्स से, आम घर खरीदारों से पूछता हूं, क्या नोएडा अथॉरिटी के नाम पब्लिक कर देने से ये बिल्डर सुधर जाएंगे, या जरूरत इस बात की है कि उनकी पर्सनल वेल्थ सीज की जाए? जरूरत इस बात की है कि उनको डिफॉल्टर तब भी डिफाइन किया जाए जब उन्होंने घर खरीदारों से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। ये हैं मेरे सुझाव। आपके सुझाव क्या हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। हम इस मुद्दे पे आगे और भी बात करेंगे। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया।